जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की कि रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज की सज्जन शक्ति को मिलकर के इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को के प्रति भी रखना पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया। ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। यानी भगवान श्री राम की कथा हर युग में कही गई है और युगों युगों से इस कथा को संत लोग अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते आए हैं। और कुछ इसी तरह का उदाहरण हम देखते हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है भगवान श्री राम का जिक्र करते हैं, रामायण का जिक्र करते हैं, रामायण के पात्रों का जिक्र करते हैं। और आज भी हमने देखा जब लखनऊ में 9 दिन के राम कथा का समापन हुआ, ये उसी दौरान वक्तव्य दिया था सीएम ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लव जिहाद वाले हैं, जो लैंड जिहाद वाले हैं, वो ये समझ ले कि जिनके डीएनए में भारत है वो कभी भी रामद्रोही या भारतद्रोही हो ही नहीं सकते। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए शशिकांत पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूंगी। जो सीएम योगी ने कहा, उन्होंने कहा है कि जो लैंड जिहाद वाले हैं, जो लव जिहाद वाले हैं, वो तमाम जो है उदाहरण इतिहास से देख सकते हैं, भगवान श्री राम से देख सकते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं आप? नमस्कार जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। करेक्शन छोटा सा। जहां तक योगी जी का प्रश्न है, योगी जी पहली बार जब सत्ता में आए और अभी उनका दूसरा टर्म है, उनका अपना एक स्टैंड है इस मुद्दे पर और बहुत स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर वो बहुत मुखर होकर के अपनी बात कहते रहे। इसके 2 पहलू हैं। जहां तक कि लव जिहाद की बात है, निश्चित रूप से अगर कोई भी ऑर्गेनाइज अगर इस तरह का एफर्ट है जहां पर कि एक धर्म विशेष के लोगों को मतांतरित करने के लिए या उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए अगर उन्हें प्रेरित किया जाए, लालच दिया जाए, प्रलोभन दिया जाए, तो हमारा संविधान, हमारा कानून जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करता है। और दुर्भाग्य से इस तरह की जो पहले घटनाएं हुई उसमें बहुत सारे सख्त जो है वो स्टेप्स नहीं उठाए गए और उसकी वजह से इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। योगी जब इस बात को बहुत मुखरता से उठाते हैं, जहां तक एक धर्म के व्यक्ति का दूसरे धर्म के कोई पुरुष हो या महिला हो, उनका आपस में प्यार होना, विवाह करना, ये कहीं भी हमारा कानून, हमारा संविधान इसे गलत नहीं बताता है। लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश में और तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली, जैसे कि पूरा छांगू गिरोह था या तमाम इस तरह की एक्टिविटीज जहां देखने को मिल रहे हैं कि जहां पर एक सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन की कोशिश हो रही है, तो निश्चित रूप से यह कानून के दायरे में आता है और उसके खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। और अगर हम इसको किसी धर्म से, जाति से न जोड़ करके अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज एफर्ट हो रहा है जहां पर कि कन्वर्जन की कोशिश हो रही है, तो उस पर पहले भी कानून था,
पहले सख्ती नहीं थी और अभी जो है वो बहुत उत्तर प्रदेश में कानून बना करके और योगी जी की सरकार जो है उसको सख्ती से लागू कर रही है। यही चीज हम उसमें देखते हो, जिसकी बात उन्होंने लव जिहाद के रूप में कही है। लैंड जिहाद की शायद वो बातें कर रहे हैं जो वक्त की संपत्तियों की बातें कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो उस पर भी जो है आप उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि तमाम जो इस तरह के जो सरकारी जो संपत्तियों का जो एनक्रोचमेंट है उस पर उसको बेदखल कराया जा रहा है या उसको खाली कराया जा रहा है। और चाहे ये लव जिहाद की बात हो या लैंड जिहाद की बात हो, देखिए देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और कानून के पालन में कोई किसी भी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र का रहने वाला हो, वो कानून के समक्ष सभी बराबर है। और अगर कानून को सख्ती से उसका अगर अनुपालन होगा तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। और दुर्भाग्य से चूंकि एक हमारे यहाँ वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति भी सम्मिलित रही है और इसलिए जो है वो सारी चीजें जो है हमें इस रूप में आज दिखाई दे रही है। और उस पर जरूरत इस बात की है कि कानून का शासन लागू हो और उस पर सख्ती से अमल किया जाए। जी, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की बात करते हैं तो उनका दूसरा कार्यकाल है और उस दूसरे कार्यकाल में 2017 से उनकी सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जिस हिसाब से कानून को अपना काम करना चाहिए था, जो एनक्रोचमेंट होता है, जो जमीन पर कब्जे होते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, क्या उस पर अब तक ठीक से अमल नहीं हो पाया है, जो बार बार सीएम साहब को इस तरह की बात कहनी पड़ती है? और दूसरी चीज ये भी है कि उन्होंने लगातार अभी रिसेंट की हम बात करते हैं तो उन्होंने इस तरह के काफी सारे उदाहरण भी दिए हैं। आज की भी हम बात करते हैं, उन्होंने डेमोग्राफी बदलने की बात भी कही है। केरला हाई कोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि डेमोग्राफी, रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज करने की, बदलने की जो है साजिश की जा रही है। अब इसका आप कैसे मतलब लेंगे कि कानून जो अपना काम करता है, क्या कानून काम नहीं कर पा रहा, या लोगों को अपने धर्म के प्रति जितना डिवोटेड होना चाहिए लोग उतने डिवोटेड नहीं है, या लालच एक बड़ी वजह है कि लोग अब जो है लालच में आते हैं? लालच भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि लालच देकर भी जो है कन्वर्जन कराया जाता है, तो लोग कन्वर्ट होने को मजबूर क्यों है? इस पर भी तो काम होना चाहिए। देखिए, यह एक व्यापक चर्चा का विषय है और देश भर में देखें तो जैसे कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, शायद 1947 के बाद से जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी हम देखें कि बहुत सारी वो मिशनरी संस्थाएं वहां पर काम करती रही हैं और बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो है डेमोग्राफी चेंज हुई और कन्वर्जन हुए। इसके लिए चाहे वो पूर्व की सरकार हो, आज की सरकार हो, ये आवश्यकता देखिए जो भी सरकार सत्ता में है उसका दायित्व है कि वो फोर्सबल कन्वर्जन को रोके। हमारे संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 से 28 तक स्पष्ट प्रावधान है, धर्म का अधिकार दिया गया, राइट टू रिलीजन, और उसमें फ्रीडम टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, ये अधिकार आपको प्राप्त है। लेकिन आप प्रोपेगेट यानी प्रचार आप कर सकते हैं, लेकिन प्रलोभन देकर के किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। देखने में आया कि भारत में हमारे पास हम देखें कि जो हमारे तो कुछ समाज है जो हाशिए का समाज है, शशिकांत जी की प्रलोभन कोई देता है, लेकिन प्रलोभन में कौन आता है, किस मजबूरी में आता है, किस मंशा से आता है, वो भी तो एक मैटर करता है कि ये तो स्वविवेक के ऊपर भी होता है और अपनी परिस्थिति पर भी होता है कि कोई अगर आपको प्रलोभन दे भी रहा है तो आप प्रलोभन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसमें यह देखना पड़ता है कि आपकी स्थिति कैसी है और प्रलोभन क्या दिया जा रहा है। ज्यादातर क्या होता है, जो प्रलोभन दिया जाता है कन्वर्जन के लिए वो पैसे का दिया जाता है, अच्छी फैसिलिटीज का, बच्चों की एजुकेशन का दिया जाता है। तो क्या अभी इस चीज की कमी है जो लोग इस प्रलोभन में भी आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब इसमें काफी हद से 2014 में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब इसमें काफी हद तक, क्योंकि सरकार ने जो है इस बात को लेकर के आवाज उठाई है और वो इस पर सख्ती से कदम भी उठाए हैं, तो निश्चित रूप से यह चीजें जो है वो काफी अब खुलेआम इस पर चर्चा होती है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो गतिविधियों में जो लोग संलिप्त रहे हैं, क्योंकि भारत में हम जानते हैं कि एक बड़े तबके को आज भी आपको मालूम है कि फ्री राशन बांटा जा रहा है, तो बहुत लोग, बड़ी संख्या जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और गरीबी एक ऐसा अभिशाप है कि उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग इस तरह के प्रलोभनों में आ भी जाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि उनको सरकार एक अच्छा काम कर रही है कि एक तरह से उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए वो सारे प्रयत्न करने चाहिए। हमारा एक लोक कल्याणकारी राज्य है, वो प्रयास तो कर रही है, उसे करना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जो गतिविधियां है जहां पर कि सीधा जो है हमारे
कानून का जो है उल्लंघन हो रहा है, जहां पर कि आप किसी को फोर्सफुल कन्वर्जन करा रहे हैं, उस पर रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। और वो चूंकि अब 2017 से जो है वो योगी जी सत्ता में है, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, तो अब जी जो कि एक जी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो एक लंबे समय से सरकार जो है सत्ता में है, तो अब जो है सरकार का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि इस तरह की जो गतिविधियों में जो लोग भी संलिप्त पाए जाते हैं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर इस तरह के अगर कानून का उल्लंघन होता है या लॉ एंड ऑर्डर का कहीं वायलेशन होता है, ये सारी चीजें सरकार के परव्यू में आती हैं। फोर्सफुल कन्वर्जन जो है अपने आप में क्राइम है, उसके लिए बाकायदा सारी चीजें जो है वो हमारे कानून में दी गई हैं और उस पर सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है जी। कि जो लोग एक इस तरह मेरा की थोड़ा गतिविधियों सा में सवाल संलिप्त पाए ये जाए। है शशिकांत जी कि जिस प्रमुखता से और जिस वोकल वॉइस में हम इस बात को उठाते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने लोगों ने धर्म को छोड़ा है, लेकिन उतनी मुखरता के साथ हमें वो खबरें नहीं सुनाई देती जो घर वापसी की खबरें होती हैं। ऐसा नहीं है कि देश में घर वापसी नहीं हो रही, लेकिन वो खबरें कहीं ना कहीं दबकर रह जाती हैं। तो वो खबरें भी तो सामने आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कन्वर्जन का मुद्दा है, लेकिन लोग अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव नोट होता है, लेकिन उसकी खबरें सामने नहीं आती। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहां पे एक लंबे समय से जो है जूदेव का परिवार जो है वो ये कार्य करता आ रहा है, लेकिन ये खबरें इतनी नहीं आती हैं समझ में, इतनी सुनाई नहीं देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक लैक है कि आप जब तक कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि घर वापसी जो लोग कर रहे हैं वो घर वापसी क्यों कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनके लिए उनकी कम्युनिटी क्या कर रही है, ये भी तो चीजें सामने आनी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि जो चीजें जो सेंसेशनलाइज होती, स्वाभाविक है कि जब इस तरह के कन्वर्जन की कोई घटना में कोई लिप्त पाया गया, वो पकड़ा गया, तो उसको बहुत तेजी से, चाहे वो मीडिया हो चाहे अन्य जगहों पर, उसको बहुत ज्यादा व्यापक फुटेज मिलता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई एक धर्म विशेष का व्यक्ति है, किसी दूसरे धर्म में चला जाता है और वापस उस धर्म में अगर वो आता है, तो ये कोई बड़ा न्यूज का हिस्सा नहीं बनता है। तो ये तो बात समझ में आती है कि निश्चित रूप से इसके देखिए एक कई तरफा इसके प्रयास हो सकते हैं। एक तो जो है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों की समस्याओं को एड्रेस करें, आखिर वो उन परिस्थितियों पर भी जानने सोचने समझने की आवश्यकता है कि वो क्या परिस्थितियां होती है कि वो एक व्यक्ति जो है अपना धर्म परिवर्तन करता है। तो उस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, सख्ती की भी आवश्यकता है। और रही बात की घर वापसी अगर कोई व्यक्ति उसे लगता है कि वो जिस धर्म में अगर अपना, चूंकि देखिए किसी को भी अपनी मर्जी से कोई भी धर्म चुनने की आजादी होती है, तो अगर कोई अपनी मर्जी से किसी धर्म में जाता है या वापस आता है, यह उसकी पूरी इच्छा पर निर्भर करता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसको किसी भी तरह से फोर्सिबली कन्वर्जन किया गया था या उसको प्रलोभन दिया गया था। तो कोई ऑफ कोर्स ये निश्चित रूप से इस तरह की रिपोर्टिंग होती है, लेकिन वो चीजें कम देखने को मिलती है कि कोई घर वापस जा रहा है। लेकिन यह बड़े व्यापक पैमाने पर जब एक दिखाई देता है कि कोई सिंडिकेट है, एक लंबे समय से वो काम कर रहा है, लोगों को की मजबूरियों का फायदा उठा के कन्वर्जन करा रहा है, और वह जब वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, अखबारों की सुर्खियों का हिस्सा बनता है, तो निश्चित रूप से वो हमारे आप तक जो है और बड़े व्यापक पैमाने पर उस न्यूज पर चर्चा होती है। और उसकी आप कह सकते हैं कि हाँ, ये सही आप बात बोल रहे हैं कि उसकी चर्चा ज्यादा होती है बदनिस्बत की कोई वापस अपने धर्म में जा। जी, अब ये आपसे एक सवाल ये भी है, अब हम जो है ये लव जिहाद, लैंड जिहाद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये आते हैं कि अब विधानसभा के चुनाव 2027 में है उत्तर प्रदेश में, और उसको लेकर जो तैयारी चल रही है वो ये कहा जा रहा है कि अब राम नाम के सहारे उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी उतरने वाली है। क्योंकि अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हिंदुत्व का कार्ड हर बार चला जाता है। इस बार ये कार्ड कितना चल पाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उतनी सीटें नहीं आई, उतना समर्थन नहीं मिला। चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, चाहे हम केंद्र की बात कर लेते हैं, लोकसभा चुनावों की बात कर लेते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? हिंदुत्व का कार्ड क्या इस बार भी चलेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व एक हमेशा से ही जो है राजनीतिक मुद्दा रहा है, लेकिन वो हिंदुत्व के साथ साथ विकास पर भी वो बल देते रहे हैं। राम जन्मभूमि का मुद्दा एक मुद्दा था, चूंकि अब वो मंदिर का निर्माण हो गया
इसलिए उसके नाम पर उन्हें भी पता है कि हम अगर वोट बैंक वोट की अगर बात करेंगे तो वो अब बहुत ज्यादा जो है चुनाव में उनके लिए प्रभावी कारक नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उसके साथ ही साथ वो विकास पर भी बल देती है। तो उन्होंने एक तरह से हिंदुत्व प्लस विकास, इन दोनों मुद्दों को साथ लेकर के वो चलते हैं और उनकी कोशिश जरूर है कि हम जो है अपने वोटर को जो है इस दो पैमाने पर जो है वो अपने साथ ले आए। तो विकास भी है और उसके साथ हिंदुत्व की भी जो राजनीति है, उन दोनों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2027 के चुनाव में जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन पिछली बार भी ऐसा नहीं था कि वो विकास के कार्य वो नहीं कर रहे थे या हिंदुत्व का मुद्दा नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमने देखा था, विशेषकर लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, जो कि वो अभी हाल में हुआ था, तो उसमें बड़े व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सीटें जो है वो लूज की थी। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक चुनौती होगी इस बार, क्योंकि जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा है, उसी तरह से जो समाजवादी पार्टी या जो कांग्रेस पार्टी है, जो इनकी अपना अलायंस है, वो पीडीए के मुद्दे को, संविधान बचाओ के मुद्दे को ही वो फिर से जो है वो मुखरता से उठाने की उनकी कोशिश है। तो अब आगे समय बताएगा कि इन दोनों ही मुद्दों में से कौन पक्ष जो है वो कितना जनता के पास तक पहुंच पाता है और उसको कितना जो है वो सीटों में उसका कन्वर्जन होगा। आपने कहा कि सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड अब नहीं चलने वाला है, अब साथ में विकास की बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बीजेपी ने कभी भी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, चाहे उन्होंने विकास के साथ जोड़ने की कोशिश की हो इस बार, या फिर हम पिछले चुनावों की बात कर ले तो उसे राष्ट्रीयता की बात कही है, राष्ट्रीयता से जोड़कर देखा है, उसे देशभक्ति से जोड़कर देखा गया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि हिंदुत्व को चाहे कोई भी जामा पहनाया जाए, लेकिन बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, कोर मुद्दा है, कोर पॉइंट है, वो हिंदुत्व ही है, चाहे उसे विकास से जोड़कर देखा जाए, चाहे उसे राष्ट्रवाद से जोड़कर देखा जाए। वो बीजेपी ने देखिए जनसंघ के जमाने से ही लेकर के और आज तक कभी उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया, क्योंकि वो उनके फाउंडेशनल प्रिंसिपल है उनका जी। और वो हिंदुत्व की बात करते हैं मुखरता से, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और उन्होंने इसके इर्द गिर्द जो है अपनी राजनीति की है। और ये चीज उन्हें उसकी वजह से ही वो जो है कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश किया कि जो हिंदू जो धर्मावलंबी है, चूंकि इस देश में 80% के आसपास हिंदू धर्म के लोग हैं, तो उन्होंने एक कोशिश की कि चूंकि एक भारत का समाज जातियों में बटा हुआ समाज है, तो उसमें जो बहुत सारे जो दल है वो कहीं ना कहीं 1, 2, 4 और अगड़े पिछड़े इस तरह की राजनीति करते हैं। तो उन्होंने एक पूरे हिंदू धर्म को ही एक यूनिट बना करके, मान करके, और उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की है और वो बड़ी मुखरता से उसकी बात करते हैं। हालांकि उनकी जो राजनीति है और जो भारत का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, जो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में सर्वधर्म समभाव की हमारे यहाँ बात की जाती है। और ऐसे में जो है निश्चित रूप से जरूरत इस बात की भी है कि वो आपको सभी को साथ लेकर के चलना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जब वो सबका साथ की बात करते हैं तो उसमें केवल हिंदू नहीं आते, उसमें फिर वो भारत में रहने वाले वो सारे लोग आते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें एक अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखाई देता है कि हम एक तरफ से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो दूसरे जो अल्पसंख्यक समाज है, चाहे वो जो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, वो पारसी हो, तो वो स्वाभाविक है कि उनका क्या होता है। तो ये भी एक चीज है जो कि कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक विरोधाभास को दर्शाती है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से, चूंकि वो केंद्र में सरकार है, संविधान के नियमों कायदे कानूनों के अनुसार से चलती है, ऑन पेपर हमें इस तरह का कोई भी चीज दिखाई नहीं देता, इस तरह की बात नहीं होती। लेकिन नेताओं के वक्तव्यों में, भाषणों में ये एक अलग तरह का हमें ये एंगल देखने को मिलता है कि जब वह मंचों से बात करते हैं और मंचों से बात करते वक्त जो है वो बहुसंख्यक हितों की बात करते हैं, और बहुसंख्यक हितों पर जब आप एक्सक्लूसिव फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो अल्पसंख्यक तबका जो है वो छूटता है। आवश्यकता इस बात की है कि देश जो है वो देश में रहने वाले जो सभी नागरिक हैं, उनका सभी का संविधान में बराबर का अधिकार है, बराबर का से है। इसलिए सभी
की बात करें और सभी को साथ लेकर के चले, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। जी, थोड़ा सा आपसे ये भी जिक्र सुनना चाहूंगी कि अभी जो है हम जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं, राम मंदिर हमेशा से मैनिफेस्टो में रहा है बीजेपी के 1990 के बाद से और 2019 तक रहा है, लेकिन अब नया एजेंडा क्या होगा, अब नया मुद्दा क्या होगा, ये थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, चूंकि भारत एक गतिशील समाज है, हमारा संविधान है, तो स्वाभाविक है कि हम मुद्दे जो है वो नए नए क्रॉप अप करते रहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह के जो परिवर्तन हो रहे हैं, विशेषकर जो अभी ईरान वॉर जो चल रहा है, उसकी वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर जो एक घोर संकट आज पड़ा है, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। प्राइस राइज अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि एकदम से एक इंस्टा पे जो है कांग्रेस जनता पार्टी इमर्ज कर जाती है, 22-23 मिलियन फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक व्यापक असंतोष भी है। सरकार भी इन बातों को समझती है या उसे समझना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता में कोई भी अस्थायी रूप से नहीं होता, और विशेषकर लोकतंत्र में। तो ऐसे में उन्हें मालूम है कि जो है हमें अन्य मुद्दों को भी एड्रेस करना होगा, जो विशेषकर जनता के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे बेरोजगारी है, गरीबी है। और निश्चित रूप से अगर इन मुद्दों पर सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर हम जो जनमत का फैसला है, आप देख रहे हैं कि वो लगातार जो है राज्यों के खास तौर से जो चुनाव हुए उसमें एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की जीतें हुई। जो आपने मसले अभी बताए हैं, जो समस्याएं आपने बताई हैं, क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में उसका असर हमें दिखाई देगा क्या? देखिए, जब विधानसभा के चुनाव में जब असर की बात आती है, तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। निश्चित रूप से वे सारे मुद्दे जो है वो अपने आप में विचारणीय है, लेकिन इन मुद्दों को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि जो विपक्ष है वो आज की डेट में बहुत बिखरा हुआ नजर आता है। एक जो संगठन होना चाहिए, जो विपक्ष का जो एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जो बूथ स्तर का मैनेजमेंट करती है, जिस तरह से उसका काडर जो है वो जमीन पर काम करता है, दुर्भाग्य से अभी भारत में जो है जो विपक्ष है वो काफी बिखरा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए जनता के तमाम मुद्दे होने के बाद भी और जनता में असंतोष होने के बाद भी कहीं ना कहीं वह जब वो जो वोटर जो वोट देने जाता है, वहां तक वो जो विपक्ष जो है उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि समस्याएं तो हैं, समस्याएं दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन जनता के पास मजबूत विपक्ष नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और इसी का फायदा शायद सत्ताधारी पार्टियों को मिल रहा है। फिलहाल शशिकांत जी, हमारे पास समय नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए।